Hello students, welcome to my Vyasa YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 8 and this is a lesson number 5, the revolt of 1857. This is part of history and this is part of one of this lesson. Okay, and the lesson name is the revolt of 1857. Revolt means विरोध है ना, बंड जो मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर युद्ध कोई भी होता है उसके बारे में आवाज़ उठाना, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना है ना, जो विरोध होता है। 1857 का जो विरोध हुआ था, जो बंड हुआ था, रिवॉल्ट, वो इस लेसन में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। By 1856, most of the Indian subcontinent had been brought under the rule of the English East India Company. However, various sections of people were badly affected by the oppressive rules of the British. 1856 में जो मोस्ट ऑफ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो थे, जो इंडियन जो कॉन्टिनेंट्स के जो सब कॉन्टिनेंट जो थे, वो ज़्यादातर किसके अंडर में आए थे, पूरे किसका रूल था उसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिशों का। ठीक है, और जब अलग अलग तरीके के सेक्शंस जब लोगों के पढ़ने लगे, ठीक है, और तब उसका इफेक्ट जो था वो पूरा मतलब ब्रिटिश लोगों का जो रूल था वो बहुत ही अत्याचार करते थे, उसका बहुत ही बैडली इफेक्ट पड़ा था अपने इंडियन पीपल्स पे। So a series of revolts broke out during the first half of the 19th century. These revolts failed to achieve much success in their objective because they were confined to one region or section of the society. फिर इसकी जो सीरीज थी वो पूरी सीरीज चलने लगी रिवॉल्ट की। ठीक है, मतलब जो 19th सेंचुरी में ज़्यादातर लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और ये जो रिवॉल्ट था वो मतलब कुछ जो रिवॉल्ट थे वो बार बार फेल होते जा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशों की जो ताकत थी वो अपने लोगों पे ज़्यादा होती थी, है ना। अपने लोग जो थे वो इंडिया के जो लोग थे वो कम थे, है ना, और उस पर ब्रिटिशों की जो ताकत थी वो ज़्यादा भारी पड़ती थी। उसकी वजह से जो रिवॉल्ट्स थे वो फेल होते जा रहे थे। In the previous chapter we have already read about some of the tribal revolts. हमने इसके पहले लेसन में कुछ रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था। Their grievance eventually led to another revolt organized on a much wider scale as it was joined by many other sections of society such as rulers, जमींदार, सोल्जर्स एंड कॉमन पीपल। अब इस लेसन में हम जो रिवॉल्ट्स देखने वाले हैं वो समाज के कुछ सेक्शंस है, जैसे कोई राजा महाराजा जो रूलर हो गए, है ना, कुछ जमींदार, कुछ सोल्जर्स और कॉमन पीपल, इनके बारे में हम इनका जिस तरह से रिवॉल्ट हुआ था, इन्होंने जिस तरह से रिवॉल्ट किया था वो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ओके, The revolt of this section of Indian society against the British rule is famous in history as the revolt of 1857. हिस्ट्री में सबसे फेमस जो रिवॉल्ट है वो 1857 का रिवॉल्ट है, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो अपने इंडियन समाज ने किया था। ठीक है, तो इसके बारे में ही आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज, व्हेन डज अ रिवॉल्ट ऑक्यर? People express their resentment against the authorities in a number of ways. One of these is to launch a revolt. Usually people resort to a revolt when they feel that it is no longer possible to put up with the exciting situation. लोग जो थे वो अपनी मतलब जो जिस तरीके से ब्रिटिश लोग अपनी अथॉरिटी लोगों पर डालते थे, वो सारे चीज़ों से लोग जो थे वो बहुत ही अपना क्रोध एक्सप्रेस करते थे, बहुत ही अपना विद्रोह, बहुत ही ज़्यादा अपना द्वेष उन ब्रिटिशों के खिलाफ वो एक्सप्रेस करते थे हर एक तरीके से। और इसी में से उन्होंने रिवॉल्ट लॉन्च किया, इसी में से रिवॉल्ट की शुरुआत हुई। और यूजुअली जो लोग थे वो ज़्यादातर बहुत ही मतलब लॉन्गर टाइम तक उन्होंने ब्रिटिशों के जुल्म सहे थे। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, फिर उन्होंने इसकी बहुत कुछ सीखा, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि ब्रिटिशों को किस तरह से हमें हकारना है, उन पर किस तरह से हमें अत्याचार उनके रोकने हैं, है ना। इस सारी चीज़ों के बारे में फिर उन्होंने डिस्कस किया था। टू बी सक्सेसफुल अ रिवॉल्ट नीड्स अ पॉपुलर लीडर हु कैन मोबाइलाइज पीपल फॉर द कॉज दे चेरिश एंड कमांड रिस्पेक्ट फ्रॉम देम।
उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें ये जो अगर रिवॉल्ट की अगर करने की हमें ज़रूरत है तो रिवॉल्ट में हमें एक सक्सेसफुल ऐसा एक पॉपुलर लीडर चाहिए जो अपने मतलब ग्रुप को लेके चले और जो उसको अपने ग्रुप में ग्रुप के लोगों को वो अच्छे से आदेश दे या जो भी कमांड्स दे, है ना, और उसके सारे लोग रिस्पेक्ट भी करें। Moreover, the revolt also needs a strong ideological base with a popular appeal. और ज़्यादातर तो जो मतलब उसकी जो भी वो रिवॉल्ट के जो भी ग्रुप बना रहे थे उसमें सबसे ज़्यादातर एक वैचारिक और एक आदर्शपूर्ण ऐसा पर्सन उनको चाहिए था, उनको ज़रूरत थी। कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसका कारण क्या था, कॉज क्या थे? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस ड्यू टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री कॉजेस। लेट अस स्टडी दिस कॉजेस इन डिटेल। मतलब ऐसे बहुत से कारण हुए थे, जैसे पॉलिटिकल रीजन्स भी थे, इकोनॉमिकल थे, सोशल रिलीजियस रीजन्स थे, ठीक है, और मिलिट्री कॉजेस भी थे। तो इसके बारे में हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट इज पॉलिटिकल कॉज, डिसकंटेंट अमोंग द इंडियन रूलर्स। The British policies of conquest had created unrest among many Indian rulers and chiefs. जो ब्रिटिश पॉलिसीज जो होते थे वो बहुत ही मतलब जैसे चीफ, जो भी एक चीफ पर्सन होता था उनका, उनके उसके थ्रू वो कुछ इंडियन रूलर्स और जो चीफ होते थे उनके थ्रू वो बनाया जाता था जो भी पॉलिसी होती थी ब्रिटिशों की। द पॉलिसीज ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स deprived the Indian rules of their power and status। जो पॉलिसी ब्रिटिशों ने निकाली थी, जैसे जो एक पॉलिसी जो थी जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, मतलब जो जिनको खुद के बेबीज नहीं थे, खुद के कोई बच्चे नहीं थे, खुद का कोई वारिस नहीं था, तो उनको वो जो भी उनका राज्य था, जो भी उनका राजपाट था, वो सारा ब्रिटिशों के अंडर में जाता था। ऐसे एक उन्होंने पॉलिसी बनाई थी ब्रिटिशों ने, है ना। तो इंडियन रूलर्स ने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी, उसके खिलाफ उनको एक मतलब एक स्टेटस उनका चाहिए था। द एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856 में अवध पर पूरा ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया था। On grounds of maladministration, deeply hurt the sentiments of the company's सिपाहीज। और जो उस वक्त अवध जब ब्रिटिशों का इसमें आ गया था 1856 में, तो सारे जो भी सेंटिमेंटल एक उसमें इन्वायरमेंट बना था और बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए थे उस टाइम के जो सिपाही होते थे या फिर उनके जो कंपनी होती थी या फिर जो भी राजा महाराजा जो भी हुए थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। मोस्ट ऑफ द सिपाहीज केम फ्रॉम अवध। वो कई ऐसे जो सिपाही थे वो वापस अवध में आए। द एक्सक्यूज दैट द गवर्नर जनरल, और उन्होंने उनके जो गवर्नर जनरल थे उनको उन्होंने एक्सक्यूज कर दिया, जो इसका नाम था डलहौसी, लॉर्ड डलहौसी। डलहौसी gave for annexing Awadh was that he wanted to free people from नवाब्स मिसमैनेजमेंट। और फिर जो डलहौसी थे उन्होंने अवध के लोगों को ये बताया कि उनकी मतलब उनका जो नवाब था, लोगों का जो नवाब था वो उसकी मिसमैनेजमेंट थी, इसकी वजह से उसने अपना जो राज्य था वो खो दिया, अपने राज्यों को उसने ब्रिटिशों के अंडर में दे दिया। However, they got no relief under the British. The common people had to pay even more taxes. लेकिन ब्रिटिश के अंडर में अवध के लोग जो थे वो रिलीफफुल ये नहीं होते थे वहाँ उसमें, और जो कॉमन पीपल थे उनको ब्रिटिशों के अंडर में वो उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। थाउजेंड ऑफ पीपल्स वर्किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्मी वेयर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स। ऐसे हज़ारों लोग जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम करते थे और आर्मी में भी कुछ लोग जो काम करते थे उनको भी जॉब से बाहर निकाल दिया गया था। तालुकदार्स ऑफ अवध लॉस्ट देयर लैंड। जो तालुकदार होते थे तो वो भी उनको भी अपनी ज़मीन भी गंवा चुके थे, मतलब ब्रिटिश लोग जो थे उनसे उनकी ज़मीन भी छीनते थे। Merchants, shopkeepers, craftsmen, musicians and artists who had catered to the Awadh court lost their livelihood.
जो भी अवध के जितने भी बिजनेसमैन थे, जैसे मर्चेंट हो गए, शॉपकीपर हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, आर्टिस्ट वगैरह जो होते थे, वो भी अवध के इस कोर्ट में उन्होंने अपनी सारी चीज़ें या सारा जो उनका अधिकार था सब उन्होंने गवा दिया था। बिटवीन 1848 एंड 1854 a number of principalities across the Indian subcontinent were annexed under the policy of territorial expansion called the Doctrine of Lapse। 1848 और 1854 इस बीच में जो मतलब कई ऐसे रियासत उसमें बनाई गई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे जिसका पूरा प्रदेश में विस्तार किया गया, एक्सपेंशन किया गया, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये रूल जो था वो उसका पूरा एक्सपेंशन, उसका एक उदय किया गया। दिस प्रिंसिपलिटीज इंक्लूडेड सातारा, जयपुर, सबलपुर, नागपुर एंड झांसी। उसकी जो प्रिंसिपलिटीज थी वो ज़्यादातर कि कौन कौन से सिटीज़ को उसमें इंक्लूड थे, सातारा, जयपुर, सबलपुर, नागपुर और झांसी था। द प्रिंसेस ऑफ द स्टेट वेयर डिनाइड देयर राइट्स ऑफ सक्सेशन। द कंपनी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द अडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एज द हेयर टू द थ्रोन आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। लेकिन ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कानून था वो झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अपनी जो गद्दी थी वो ब्रिटिशों के हाथ में नहीं जाने दी, क्योंकि उनको बेटा नहीं था। उनके पति के डेथ होने के बाद उन्होंने एक बच्चा गोद लिया था, और उस टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो रूल था उसमें गोद लिए बच्चे को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था, वारस उसको नहीं बनाया जाता था। तो जो जब उनके लक्ष्मीबाई के जब पति की डेथ हुई तो उन्होंने अंग्रेज़ों को अपने वो जो अधिकार थे, अपनी जो झांसी थी वो इंग्रेज के हाथ में उन्होंने नहीं जाने दी। उसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध किए उनके साथ। द नवाब ऑफ कर्नाटक एंड तंजौर लॉस्ट देयर रॉयल टाइटल्स। जो कर्नाटक और तंजौर के जो नवाब थे उन्होंने अपने सारा राज्य को उन्होंने गवा दिया था। द पेंशन टू नाना साहेब The pension of Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao II, was denied and he was forced to live in Kanpur, far away from his ancestral place at Pune। ये सारा जो ब्रिटिशों का जो भी युद्ध या जो भी चल रहा था उसमें एक जो नाना साहेब पेशवे जो थे उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट किया था, पेशवा बाजीराव II जिसका नाम था। ठीक है, तो वो भी उनको भी खुद का बेटा नहीं था, है ना, वो भी एक एडॉप्टेड ही था। तो उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि वो पूना छोड़ के कानपुर चले जाए और वहाँ पे जाके वो अपना नया राज्य स्थापित करे, पूना से बहुत दूर। The feelings of Muslims had also been greatly hurt as the names of Mughal kings were removed from the coins minted by the company. The sentiments of common people were also deeply hurt when one of the British orders issued by Dalhousie state that the descendants of Bahadur Shah II would be evicted from the palace in the Red Fort of Delhi after his death of the Mughal ruler। फिर ये जो मुस्लिम्स लोगों के जो फीलिंग्स होते थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुगल्स किंग को बहुत ज़्यादा हर्ट किए थे। ठीक है, और उसको रिमूव करने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने कुछ ऐसे कॉइन्स मिंट किए थे उसकी कंपनी के। ठीक है, और उसमें उन्होंने सेंटिमेंट्स किया था कॉमन पीपल्स के साथ। कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था ब्रिटिश के इस ऑर्डर से जो उन्होंने डलहौसी ने जो इशू किया था, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, उसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। और इसमें उन्होंने जो डलहौसी ने स्टार्ट किया था कि डिसेंडेंट्स ऑफ बहादुर शाह II जो था उसने रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली का जो रेड फोर्ट था उसमें वहाँ पे एक पैलेस उन्होंने बनाया था मुगल रूलर के डेथ के बाद। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर बहादुर शाह II वुड बी द लास्ट मुगल रूलर। इसके अकॉर्डिंग मुगल रूलर जो था, सबसे लास्ट मुगल रूलर कौन था, बहादुर शाह II था।
Lord Canning declared in 1856 that after the death of Bahadur Shah II, his successor would not be recognized as kings but would be called prince. ठीक है, मतलब लॉर्ड कैनिंग ने डिक्लेयर किया था 1856 में कि जो बहादुर शाह टू के डेथ के बाद वो मतलब एक सक्सेस तो बना था, लेकिन उसको राजा रिकॉग्नाइज ना करते हुए उसको एक प्रिंस के नाम से जाना जाए. These actions created unrest among the ruling families who had lost their power and put fear in others that a similar fate awaited them. With annexation, the extinguished administrative machinery was abolished, throwing out of employment of all those persons who had been part of the old administrative system. और उसमें उन्होंने बताया कि जो भी रूलिंग फैमिलीज जो थी उनके जो एक्शंस होते थे, कई एक्शंस क्रिएटेड होते थे, उसमें उन्होंने कई ऐसे अपने जो पावर्स जो था वो लॉस्ट किया था, मतलब गवा दिया था. और कई लोगों के दिलों में उन्होंने डर बिठाया था, वो लोगों के दिलों में से कहीं ना कहीं दूर हो रहा था, निकल रहा था बाहर. ठीक है, और उसमें उन्होंने कुछ जैसे एम्प्लॉयमेंट तो कुछ पर्सन्स थे, मतलब जो रोजगार वाले जो पर्सन्स थे उनको भी उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में उन्होंने उनको ऐड कर दिया था. तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो पार्ट 1 है वो यहीं पे ख़त्म होता है. अगर आपको इस पार्ट 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें. थैंक यू.